हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है दोस्तों, ये चैनल हमने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि आप सभी को पता है कि एक जो मेन चैनल है एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट, और ये चैनल होगा आपका एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट 2.0। यानी अब आप देखेंगे कि इस वाले चैनल पे आपको जो है रेलवे के जितने भी, ठीक है, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब सारे नहीं लेकिन फिर भी जो आप जैसे देखेंगे कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, एएलपी का जो एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, तो ऐसे जो आपके रेगुलर बेसिस पे जो वैकेंसी आती है उन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस पर करवाई जाएगी। तो इसलिए मैंने इस चैनल को अलग से बनाया है क्योंकि उस वाले चैनल पे आप सभी को पता है कि उस पर टीचिंग रिलेटेड क्लासेस चलेंगी। तो वहाँ पर जो ऑडियंस है, जो आप सभी को पता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से इस चैनल को रेलवे के लिए डेडिकेटेड किया है, और जो हमारा मेन चैनल है, ठीक है, उसको हमने टीचिंग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड किया। तो वो टीचिंग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होगा, और ये वाला जो है स्पेशली रेलवे एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट क्लासेस आपके यहाँ चलने वाली है। और वहाँ पर अगर हम बात करें, वहाँ के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आप सभी को पता है कि जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइक्स टैट, ठीक है, वो कोई भी टैट हो आपका, सी टैट, ठीक है, सी टैट होगा आपका, DSSS, ठीक है, DSSS, और आपका TGT, ठीक है, DSSS TGT भी, और PRT भी, ये सारा मतलब, और UP TGT PGT, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके लिए वो क्लासेस चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे इस चैनल के बारे में, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि आप चैनल को देख पा रहे हैं, एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट, ये आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा ये मेन चैनल होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेन चैनल हो जाएगा। और वहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस चैनल की, तो एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट 2.0, यहाँ पर आपके रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, पहला पॉइंट साइंस की टॉपिक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर अभी आपको फिलहाल के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है, एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा। यानी 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोस्तों इसके लिए अब आप देखेंगे जो आपकी साइंस है, ठीक है, साइंस आप सभी को पता है एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती है, और वो 25 नंबर की आती है, काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है साइंस। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जीएस वाले सेक्शन की, तो जीएस वाले सेक्शन में आप सभी को पता है कि ये 20 नंबर का आता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि तकरीबन 7 से 8 नंबर तक आपका जीएस का सेक्शन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें 11 से, ठीक है, या फिर ऐसा हम बात कर लें 12 से 13 नंबर तक, 12 से 13 नंबर या 10 से 13 तक या 11, ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, जरूरी नहीं कि जितना मैंने बता दिया उतना, थोड़ा बहुत एक अप डाउन हो सकता है। तो मान चलिए 7 से 8 नंबर की प्रिपरेशन वो भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बाकी जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो भी बाकी जो जीएस का सेक्शन है जितना, वो सारा का सारा बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम टाइम में एक बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी। तो साइंस की भी प्रॉपर क्लास चलेगी। तो चलिए क्लास फिलहाल के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने जो क्वेश्चन ले रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ध्यान समझना, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन माने जाते हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु माने जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान के, ठीक है, यानी बायोलॉजी की हम बात करते हैं, जीव विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। बॉटनी यानी कि होता है आपका वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और जिसके आप बात करते हैं जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। याद रखना आप सभी को। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। भाई जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेवेर्नस जो कि जर्मनी के थे। तो ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने
जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो दोस्तों जैव विकास को सबसे पहले किसने समझा था, तो जैव विकास को समझा था लैमार्क ने। ठीक है, जैव विकास को लैमार्क ने समझा था। एकदम ऐसा आप पढ़ते जाइए, ठीक है, आप इनको पढ़ते जाइए, एक बार वीडियो देखिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम बताएंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा जो कुछ भी मैंने लिख रखा है सारा कुछ आपके पास भेज देंगे, आप प्रॉपर्ली इसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। बस एक बार वीडियो देखना है और एक बार सरसरी निगाह से देखना है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। जीएस वाले सेक्शन की बात कर लें फिर, या फिर साइंस की, तो साइंस एनसीईआरटी बेस्ड होती है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगला पॉइंट जो है आपका कि चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे माना जाता है, तो माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रास्टस को, जो कि मैंने भी आपको बताया। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, रसायन विज्ञान का जनक किससे माना जाता है, तो रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है लेवोजियर को। ठीक है, कहीं कहीं आपको लेवोसी मिलेगा, कहीं कहीं आपको लेवोजियर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोनाउंसिएशन से आपको परेशान होना नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको इस बात का। बात करेंगे मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है, उनका इतिहास है, उनकी जो परंपराएं हैं, इन सभी का जो अध्ययन है, इन सभी का जो अध्ययन है, इससे संबंधित अध्ययन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और विशेष करके वो सारे क्वेश्चन हमने ले रखा है जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे अगला पॉइंट हमारा है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके प्रतिपादक थे कौन थे, ग्राहम। ठीक है, कौन थे, ग्राहम, आप सभी को याद रखना है। बात करेंगे ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। तो आप सभी को पता है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन्स कैपलर ने। कैपलर का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे भाई। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि जो कैपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिया था, कितने नियम थे इनके। ठीक है, कितने नियम दिए थे इन्होंने। ठीक है, यह बातें आपको सभी को बताना है। बात करेंगे अगला पॉइंट हमारा ई इक्वल एम सी स्क्वायर। ठीक, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था, तो भाई आप समझ सकते हैं कि इसको दिया था किसने, आइंस्टीन ने। देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर की बात कर लें तो समझ लो ये गागर में सागर का काम है। ठीक है, गागर में सागर का काम है, ऐसा समझना कि आइंस्टीन के पहले अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता था कि ऊर्जा और द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी का द्रव्यमान की क्षति हो रही है, यानी द्रव्यमान अगर मास अगर लॉस हो रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बॉस, द्रव्यमान ऊर्जा में। द्रव्यमान अगर खर्च हो रहा है, नष्ट तो होता नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, ई बराबर एम सी स्क्वायर का सीधा सा मतलब हो जाएगा किसी भी पदार्थ का अगर द्रव्यमान कम हो रहा है तो डायरेक्टली किस में चेंज होता है, वो ऊर्जा में चेंज होता है। इसकी वैल्यू को आप निकालेंगे कैसे, तो निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जो द्रव्यमान है वो दिया है और द्रव्यमान का गुणा करके आपको प्रकाश की चाल का स्क्वायर कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश की चाल के वर्ग का गुणा द्रव्यमान में कर दीजिएगा और जो द्रव्यमान लेना है आपको किलोग्राम में, यानी ऐसा समझना है। और ये जो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, प्रकाश का जो वेग है यहाँ पर अगर हम बात कर लें, इसका मान कितना होता है, सी का मान तो आप सभी को पता है। सी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये डाटा आप सभी को याद रखना है, पर सेकंड होती है, तो ये वैल्यू आप सभी को याद रखना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा है, ये सारे आपके रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए तो समझ लो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको तो तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। नहीं है कि ना, तो प्रीवियस ईयर अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर आइडिया लगेगा। बात करते हैं जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने किसी और चीज की खोज की थी, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गैलीलियो ने किसकी खोज की थी। और बात करते हैं यहाँ पर जड़त्व का नियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम, ठीक है, न्यूटन का कौन सा नियम, ठीक है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो दोस्तों न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, न्यूटन का
पहला नियम जो है वो क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम कि यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में यानी गति में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स आप सभी को पता होंगे कि बस पे बैठे यात्री जो होते हैं, चलने पे क्या होता है, रुकने पे क्या होता है, ये सब बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। खैर, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या भाई, F बराबर ma, यानी किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु का यानी कह सकते हैं कितना बल लगेगा वो डिपेंड करता है द्रव्यमान और त्वरण पर। द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल का जो मान है बल पर डिपेंड करता है, यानी किसी का द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा और त्वरण ज़्यादा होगा तो उस पर बल बहुत ज़्यादा लगेगा। ये बात आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ अब ये भी बताओ, जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी दे सकता है कि F बराबर में जैसे आपको फार्मूला है, तो मतलब ऐसा दे सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है जो कि पहले 5 किलोग्राम था, अब वो मान लीजिए 17 किलोग्राम हो गया। बताइए उस पर लगने वाला मतलब जो बल लगेगा उसके द्वारा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, m में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी F बराबर m में। वैसे यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कांस्टेंट के एम में, और के बराबर क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा F बराबर ma हो जाएगा। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा, हाँ, और बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, आप सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का बोलते हैं क्योंकि किसी वस्तु पर लगने वाला जो मतलब ऐसा समझो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं कि अगर एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, ये है आपका क्या, ये है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। बात कर रहे होंगे यहाँ पर कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, डार्विन थे। आप सभी को याद रखना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रेज ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इस बात को। नेचुरल, ये हो जाएगा आपका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो दिया था डार्विन ने। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। यानी हम बात करते हैं ये जो आपका है ये, ठीक है, बात करेंगे कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो विकास के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे, चार्ल्स डार्विन ही थे। अनुवांशिकी के जनक, तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किया था, तो क्या किया था भैया, किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन घुमा के कुछ भी दे सकता है। अनुवांशिकता के बात करेंगे यहाँ पर, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, तो आप सभी को पता होना चाहिए अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था। ठीक है, अनुवांशिकी किसने कहा था, तो आप सभी को पता होना चाहिए W वाटसन ने। ठीक है, W वाटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा, आनुवांशिक शक्ति। ठीक है, आनुवांशिक कहा। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए